तो आज हम कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन में नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को वाई से डिनोट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन मान लीजिए मिडिल पोजीशन है, यहां से एक चीज इधर गई, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर इधर आई, फिर मीन पोजीशन पे आई। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इज ए चेंज इन इट्स पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इसके पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आया, मतलब मीन पोजीशन से ये कितनी डिस्टेंस पे है। इसके हर पैरामीटर को हम डिस्प्लेसमेंट के थ्रू दिखा सकते हैं और इसको y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है और वो साइन और कोस के कर्व के हिसाब से समझाई जा सकती है, उसी के अकॉर्डिंग समझाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि साइन और कोसाइन ये जो फंक्शंस होते हैं, साइन और कोसाइन, ये भी पीरियोडिक मोशन में आते हैं और इनका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई। ठीक है, अगर हम इस मोशन को, ये जो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ जो जा रही है, इस मोशन को हम इस तरीके से दिखाएं तो देखिए साइन और कोसाइन फंक्शन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से समझे तो इस पैरामीटर पे टाइम और इस पे पोजीशन अगर ली जाए तो हम सब जानते हैं कि ये 1 से -1 के बीच ओसिलेट करते हैं साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है, मीन पोजीशन पे साइन 0 0 होता है, 90 पे 1 हो जाता है यानी मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे जैसे मीन पोजीशन पे यहाँ और फिर मैक्सिमम हो जाता है और फिर आते हैं हम वापिस यहाँ पे टाइम के हिसाब से देखेंगे। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, दैट मींस ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर ये इधर जा रहा है, दैट मींस मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है। तो वो इस टाइप से हम एक साइन फंक्शन से हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को या ऑसिलेटरी मोशन को। इसलिए जो y है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन वेक्टर की एग्जैक्ट जो वैल्यू बताए अपने को, यानी कि वो मीन पोजीशन से कहां पर है वो वैल्यू बताए, तो वो क्या है डिस्प्लेसमेंट। y इक्वल टू a sin ओमेगा t। और ये जो a है ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, वेव के बारे में अगर हम जानते हैं तो। या फिर हम ये कहें कि मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये अंतिम छोर, इस तरफ या इस तरफ जो मैक्सिमम दूरी पर वो जा सकता है मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल, तो वो उसकी क्या होती है, वो होता है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फेज। फेज का क्या मतलब है ये समझिए। फेज देखिए ये जो ओमेगा टी है ना, ये एक तरीके से एंगल को दर्शाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि साइन के साथ तो थीटा आता है, लेकिन थीटा को हम ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ यू नो ओमेगा का मतलब होता है थीटा बाई टी, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी ओमेगा टी। ये तो आ गया जो है फॉर्मुलेशन के हिसाब से। वैसे भी अगर हम देखें तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और थीटा जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी भी जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा टी। ये हमने थीटा की बजाय ओमेगा टी क्यों लिया, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वो किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हमने ओमेगा टी लिख दिया है इस थीटा को। और यही क्या होता है, ये फेज होता है। फेज मतलब ये एंगल, इसको समझिए ध्यान से कि फेज इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन से ये किस डायरेक्शन में और किस पोजीशन पे एग्जैक्ट है वो सारी जानकारी हमें कौन देता है, फेज। यानी फेज का जो एंगल है ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हमें बताएगी। जैसे मान लीजिए ओमेगा टी की वैल्यू मैं साइन के लिए 0 रखता हूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कहां पर है, मीन पोजीशन पे है। समझ गए? अगर ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं 90 लिखता हूं तो साइन 90 कितना होता है 1। इसका मतलब ये ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे है।
अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू 180 लिखता हूं, 180 कितना होता है, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है ना। और इसका मतलब क्या है, फिर से वापस मीन पोजीशन पे, अभी 270 लिखूंगा तो -1 पे चली गई, 360 लिखूंगा तो ये वापस मीन पोजीशन पे, एक सर्कल पूरा हो गया इसका, समझ रहे हो। तो 0 से लेके 360 तक हम सब जानते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगर हम सर्कल की बात करें, घड़ी की एक सुई 12 से दोबारा 12 पे कब आएगी, जब 360 एंगल क्लियर हो जाएगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। और इसी तरीके से साइन और कोसाइन के जो फंक्शन है वो भी 360 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ये 0, 90, 180, 270, 360, 360 के बाद फिर से वैसा ही एक वेव बनाता है, फिर से 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करता है। और इसीलिए साइन फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं या हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो कई बार जो है फेज को हम y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट इससे दर्शाते हैं। ये जो फाई नोट है ना, ये फाई नोट होता है इनिशियल फेज। ओके, बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा, चलो नीचे लिखते हैं इसको। कई बार हम इस डिस्प्लेसमेंट को y को क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। और ये फाई नोट क्या होता है, इनिशियल फेज, समझना ध्यान से। अगर फाई नोट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, फाई नोट 0 होने का मतलब मेन पोजीशन से ही शुरू हो रही है हमारी मोशन। अगर फाई नोट की वैल्यू 90 है, इसका मतलब स्टार्टिंग ही यहां से हो रही है इस बार, समझ रहे हो। मान लीजिए हम किसी को झूला झुला रहे हैं, तो उसको पहले एक्सट्रीम पे ही ले जाएंगे, फिर वहां से ले जाकर छोड़ते हैं, ठीक है, फिर वो आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, हर बार, समझ रहे हो इस बात को। तो अगर फेज एंगल, इनिशियल फेज अगर 90 है, तो इसका मतलब पहले से ही वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अब वहां से आएगी वो चीज, समझ रहे हो। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को और अच्छे से हम फोर्स कांस्टेंट और उनकी हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होती है। In this type of motion, a particle moves to and fro, repeating about a mean position under a restoring force. सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको SHM से हम जानते हैं। और देखिए, ये मैं कहता हूं, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं कहता हूं एक एक्सट्रीम पॉइंट इधर, ये मीन पोजीशन, और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट इधर है। तो भाई एक चीज इधर जाए, फिर वापस इधर आए, फिर इधर जाए। हमें एक चीज ऐसी नहीं लग रही कि जैसे ही ये चीज इधर से इधर जाएगी, इसको मीन पोजीशन की तरफ फिर से कोई खींच रहा है, और खींच के मीन पोजीशन तक आते आते इसकी इतनी स्पीड हो जाती है वो रुक नहीं पाता, और फिर इधर तक चला जाता है, और इधर जाता है तब भी कोई मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा होता है, और फिर वो यहां नहीं रुक पाता, फिर ऐसे होता है ऑसिलेशन। मतलब एक ऐसा लग रहा है हमें कि कोई रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको लगातार मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और उसके कारण वो रिपीटेडली ऑसिलेट कर रही है। वो चीज रिपीटेडली टू एंड फ्रो एक ही मेन पोजीशन के अराउंड जा रही है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, ठीक है। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ समझते हो। टू एंड फ्रो तुम मान सकते हो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस टाइप से। बैक एंड फोर्थ मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो अब हम अगर मान लेते हैं ये पॉइंट O है, और एक एक्सट्रीम पोजीशन को हम मान लेते हैं A, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन को हम मान लेते हैं B, और O से P मैं मानता हूं कि ये जब अपनी इधर से इधर जा रहा था, तो मान लीजिए एक पॉइंट P पे x डिस्टेंस पे था, ये मोशन के दौरान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये मोशन के दौरान है, तो ये O से जब A की तरफ जा रहा है, तो हम मान लेते हैं P पॉइंट पे x डिस्टेंस पे ये था, ठीक है। तो हम एक चीज यहां से देखेंगे कि when OP is equal to x, which is displacement of the particle from mean position, जब OP x के इक्वल होगा, the restoring force acting on the particle at that instant, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस पोजीशन पे, डायरेक्टली डिपेंड ऑन x। ये जितनी दूर होगा उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसका ये मतलब समझिए आप। यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स इतना नहीं लगा था,
जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होता जाएगा, एक पॉइंट पे इसकी पोजीशन को वो रेस्ट पे ले आएगा, फिर से एकदम से ज्यादा झटका मारेगा, यानी कि इधर खींचेगा और फिर से ये क्रॉस कर जाएगा और यहाँ तक जाते जाते मैक्सिमम हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स, फिर वापस ले आता है उसको। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स, जैसा कि हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की थी उसमें भी देखा था हमने, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं और खींच के जितना ज्यादा खींचेंगे उसको उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी स्प्रिंग उतना ही तेज आके लगता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि तुम्हारे बेंच के आगे वाले बेंच पे अगर कोई बैठा है तो रबड़ जितना ज्यादा खींच के उसके कान में मारोगे उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, वो भी क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स। तो F डायरेक्टली डिपेंड ऑन x एंड F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इसकी मोशन को अपोज करता है और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होता है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा इधर लगता है। ठीक है, मोशन को एक तरीके से अपोज कर रहा है ये बाहर जाते टाइम भी, और जब ये क्रॉस करके जाता है इधर तो उस तरफ भी। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या फिर तुम इसको सिंपल ये ध्यान रख लीजिए, अप्लाइड फोर्स लगभग पॉजिटिव लिया जाता है और रिस्टोरिंग फोर्स है वो नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स लॉ। ठीक है, इस रिलेशन को क्या बोला जाता है, फोर्स लॉ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब जो भी एक सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करेगा ना, वो इस लॉ को हमेशा ओबे करता है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग वो चलता है। नाउ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसको हम दिखाएंगे किस प्रकार से, उसके डिस्प्लेसमेंट को a sin ओमेगा। ठीक है, और अगर पार्टिकल हमारा एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है, जब टाइम t हम 0 ले रहे हैं ना, तो व्हेन इट इज इन एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगर शुरू होता है, मीन पोजीशन पे है तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t, और अगर किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ऐसे हम दिखाएंगे। क्यों भाई, ध्यान रखिए cos का ग्राफ कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। cos 0 कितना होता है, 1। तो जब टाइम t 0 था तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, जब वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहां पर है ऑलरेडी वो पहले से ही, तो उस समय जब टाइम 0 होगा और वो यहां पर होगा तो उसका y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, cos 0 मतलब 1, y इज इक्वल टू a समझ रहे हो ना क्या है, a है इसका टोटल एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन। समझ गए इस बात को। तो इस तरीके से साइन से भी और कोस से भी, दोनों ही फंक्शन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम एक चीज देखते हैं, अब देखिए क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन में कोई रिलेशन है, ये हम पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं ये एक सर्कुलर मोशन जिसमें P पॉइंट पर कोई पार्टिकल है एक इंस्टेंट पे, वो ऐसे मूव कर रहा है पूरे सर्कुलर मोशन में। अगर मैं कहता हूं कि इस पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर या यूं कहें प्रोजेक्शन y डैश एक्सिस, ये O पॉइंट अगर हम ले देते हैं y डैश, ये एक्सिस, इस एक्सिस पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और वी कैन से प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल इज m पॉइंट पे है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था प्रोजेक्शन या यूं कहें परछाई, अगर मैं इधर से लाइट डालूं, ठीक है, और इधर से भी लाइट डालूं, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है जब x से y में गया तो इसकी प्रोजेक्शन, इसकी परछाई O से लेकर y तक गई। ठीक है, फिर जब ये y से x डैश पे आया, इसकी परछाई y से O तक आएगी इस एक्सिस पे। ठीक ऐसे ही जब x डैश से y डैश पे गया तो O से y, और फिर y डैश से x पे गया तो इसकी जो परछाई है वापस y से O। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब जब ये यहां से यहां पर जाएगा तो इसकी, इस पार्टिकल की परछाई y डैश से y तक चली गई, और फिर जब ये यहां से यहां तक आएगा तो इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन y से y डैश तक वापस आ गई। तो इसका मतलब कि वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, उसकी प्रोजेक्शन या हम कहें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। जो चीज सर्कुलर मोशन में होती है उसकी प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है। तो वी कैन से देयर इज सम रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट in circular harmonic motion. Displacement of particle is distance of particle from mean position at that instant. हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उसकी पार्टिकल की जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से कितनी है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम सर्कुलर मोशन के हिसाब से निकालने की कोशिश करें तो इसमें ये ट्रायंगल OPM देखिए, ट्रायंगल OPM। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट निकालने की हम कोशिश करें तो ये y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट हम ये OM अगर निकाल दें तो इसका मतलब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इस ट्रायंगल को हम लें तो ये हो गया a मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा सकता है, यानी इस सर्कल के केस में लिया जाए तो a क्या है? रेडियस है ना, रेडियस ही तो होगी जो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन से दूसरी तरफ कवर कर सकता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर होगा ये OM है ना। जब ये थीटा लिया जाता है तो उसके अपोजिट साइड जो ये चीज होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसके साथ थीटा बनता है वो बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है OP। ठीक है, सो दिस इज OP। अब OM को मैं क्या लिख रहा हूं? Y। इट इज Y मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो y अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड इट कैन ऑल्सो रिटन एज y इज इक्वल टू a साइन थीटा। और हम सब जानते हैं थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं, एंड y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और ये वो ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है जो हमने शुरुआत में बताई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और ये हमने सर्कुलर मोशन की हेल्प से भी प्रूव कर दी, एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के बेसिस पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट था। इससे आगे अगर हम देखें x की डायरेक्शन में अगर निकालना चाहेंगे तो x की डायरेक्शन में ये वाली ट्रायंगल ले ली जाएगी, और उस केस में a cos थीटा या a cos ओमेगा t की वैल्यू आएगी। सेम बात है वो भी। तो cos और sin दोनों फंक्शन के थ्रू हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट। तो ये जो नोट्स हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे आपके साथ व्हाट्सएप पे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट जो एम्पलीट्यूड। यस, एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से किसी भी तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो भाई अगर हम बात करें इस केस में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी, एंड इन दैट केस y इज इक्वल टू a। ठीक है, दैट मींस साइन ओमेगा t इज इक्वल टू 1, और हम ये कहें कि ओमेगा t इज इक्वल टू 90। ठीक है, ऐसे केसेस में जब साइन ओमेगा t 1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसके बाद आता है वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी तुम सब जानते हो, वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या यूं कहें टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज की पोजीशन जो चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक डेरिवेशन है कि y तो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वो किसके इक्वल है? a साइन ओमेगा t के इक्वल है। अगर मैं इस रिलेशन से y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t निकालना चाहूं, अगर वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी का मतलब होता है dy अपॉन dt, यानी हम इसका क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है इसमें चेंज देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, वही तो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है कितने टाइम में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे dy by dt which is equal to d by dt of a sin omega t, और ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना 12th क्लास में मैथ्स में तुम्हारे सिलेबस में भी है। अभी के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें याद रखना है थोड़ा सा कि कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो dy by dt ये चीज तो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, dy by dt।
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी है, इधर हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। ए तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ए कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और डिफरेंशिएशन अब किसका बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और ए इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस फंक्शन, ठीक है, क्या होता है कोस। अगर एक फॉर्मूला होता है कि डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, तो वो कितना होता है कोस थीटा, ये पूरा फॉर्मूला ओपन होकर कितना होता है कोस थीटा। और अगर थीटा के पहली बात तो थीटा नहीं, ये ओमेगा टी है, और टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम वाली चीज का ही हो सकता है डिफरेंशिएशन, थीटा वाली चीज का नहीं होता है अगर थीटा इंडिपेंडेंट है टाइम पे। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी होता है, और टी के साथ में जो चीज मल्टीप्लाई में है ना ओमेगा, वो यहां पर भी मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए इंटू कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन होता है जो क्या निकलता है ओमेगा, ठीक है। तो ए कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या फिर हम ये कहें ओमेगा ए इंटू कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब एक चीज और हम यहां से समझ सकते हैं, इसको साइन के फॉर्म में लेकर आना है, तो कोस ओमेगा टी और साइन में कोई रिलेशन होता है भाई, तुम सब जानते हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं कोस थीटा निकालना चाहूं अकेला, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर द रूट, समझ गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के इक्वल, और कोस कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह बस हमें ओमेगा टी रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए ओमेगा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू होगी, सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें एक चीज का पता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, और अगर मैं केवल साइन ओमेगा टी निकालना चाहूं y की टर्म में, तो ये y अपॉन ए हो जाएगा, साइन ओमेगा टी क्या होगा y अपॉन ए, और ये वैल्यू हम कहां रख देंगे, हम यहां पर रखेंगे, इसको और कैसे से सॉल्व कर सकते हैं, सो ए ओमेगा एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समझ गए, साइन ओमेगा टी की वैल्यू y अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सो v इज इक्वल टू ए ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो एलसीएम लेना आता होगा सबको, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, इधर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल के ए ऐसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर जो नीचे था वो 1 अपॉन ए होके अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये है वेलोसिटी जो हमने इस तरीके से निकाली है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी को अलग अलग पोजीशन पे निकालना है। मान लीजिए y की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, y की वैल्यू 0 का मतलब समझते हो कि मीन पोजीशन पे है, वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, मीन पोजीशन पे है, तो y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम, तो वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल, 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो ए स्क्वायर का रूट ए इंटू ओमेगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ए ओमेगा। ये वेलोसिटी कहां, मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हैं आप, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब जहां पर y की वैल्यू ही a है, तो जहां पर y की वैल्यू a होगी तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, कहां, जहां y की वैल्यू a है। y, अब समझना इस बात को, y की वैल्यू a का मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर है वो चीज, और यहां पर वो चीज हम समझ सकते हैं वेलोसिटी 0 होगी तभी वापिस आएगी, ठीक है भाई। यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा a, और फिर जाते जाते यहां तक कम वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वापस जाता है, फिर वहां तक जाते जाते 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे चाहे हम a रखें या माइनस a रखें, ठीक है, a रखें या इधर वाले को अगर माइनस ले रहे हैं तो माइनस a भी रखें, तो भी दोनों ही केसेस
इसमें उसका स्क्वायर y में माइनस ए रखेंगे, ए रखेंगे तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और 0 होने का मतलब हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी 0 होगी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जो कितनी होगी a इंटू ओमेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर?